दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स की जिस सीरीज में अभी हम चल रहे हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन और मिक्सचर के बाद आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो रेशियो और प्रोपोर्शन टॉपिक से पिछले वर्षों में पूछे गए। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल हमसे कह रहा है, अतुल ने 20 रुपए की एक रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। खरीदा कितने रुपए की रोटी है? 20 की। दुकानदार को उसने कितने रुपए दिए हैं? 100 रुपए। मतलब दुकानदार उसको वापस कितने रुपए करेगा? 80 रुपए। सवाल में आपको बोल रहा है शेष राशि 2, 5 और 10 के सिक्कों में दी और इसकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:4:1। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि रुपया बराबर होता है एक सिक्के का मान और गुणे संख्या। अब देखिए, उसको टोटल कितने रुपए वापस करने हैं? 80 रुपए। जिसमें सिक्के कितने कितने हैं? अगर मैं सिक्कों की बात करूं तो सिक्के कितने कितने रुपए के हैं? सिक्के हैं 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के। और इनकी जो संख्या है वो संख्या कितनी कितनी है? संख्या है 5, 4 और 1। इसका मतलब रुपया जो है वो इन दोनों का गुणा, 2 गुणे 5 इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, 5 गुणे 4 इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी और 10 गुणे 1 मतलब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर मैं देखूं तो यहां पर जो टोटल वैल्यू निकल रही है वो कितनी निकल रही है? 40। लेकिन हमको वापस कितना करना है? 80। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 40। मतलब ये 40 80 के बराबर होगा। तो 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80। मतलब 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जब ये वैल्यू निकल जाए तो अगर रुपया पूछ रहा है तो रुपए में गुणा कर दीजिए, अगर संख्या पूछ रहा है तो संख्या में गुणा कर दीजिए। सवाल में आपसे पूछा गया है कितने सिक्के 5 के दिए। 5 के सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है जो कि 4 है। 4 गुणे 2 मतलब उसने कितने सिक्के 5 के दिए हैं? 8। और यह है आपका ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है 46,800 रुपए की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है। बी के हिस्से का सी से अनुपात 5:4 है। ध्यान दीजिएगा, बी और सी का हिस्सा भी दिया हुआ है और बी और सी का अलग अलग भी दिया हुआ है। फिर उसने ए डी में से ए की वैल्यू दे दी है। फिर बोल रहा है एक्स ए और बी के बीच के भाग का अंतर है, वाई सी और डी के बीच के भाग का अंतर है और आपको वैल्यू बतानी है एक्स माइनस वाई की। यहां पर 4 डाटा है, ए, बी, सी और डी। वैल्यू को आपको सवाल को उठाना कहां से? बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी गई है, बी और सी की वैल्यू अलग अलग भी दी गई है। तो अलग अलग अगर दी गई है तो दोनों का जो सम है वो बी प्लस सी के सम के रेशियो के बराबर होना चाहिए। यहां से आपको बी और सी की वैल्यू निकल जाएगी। ए की वैल्यू उसने अलग से दे दी है, तो अगर मैं ए की वैल्यू को निकाल लूं तो मुझे डी की वैल्यू भी मिल जाएगी। मतलब चारों मान हमें मिल जाएंगे। आइए देखते हैं सवाल। सवाल आपको जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए प्लस डी और बी प्लस सी का जो रेशियो है ये कितना दिया हुआ है? 8:5। ये दिया हुआ है 8:5। अब आपको बोल रहा है इस बी अनुपात सी बराबर कितना बोल रहा है? ये बी और सी का अनुपात कितना है? 5:4। मतलब मैं ये देख रहा हूं कि b प्लस सी बराबर हो जाएगा 5 + 4 = 9। यहां पर वैल्यू कितनी है b प्लस सी की? 5 है। वैल्यू आ कितनी रही है? 9 है। क्योंकि दोनों ही b प्लस सी की वैल्यू है तो दोनों बराबर होनी चाहिए। और बराबर करने का तरीका क्या है? एक का गुणा दूसरे में, दूसरे का गुणा पहले में। मतलब यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 को और यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को, तो यहां मुझे मिल जाएगा 72:45। और जिसमें से b अनुपात सी मुझे मिल जाएगा 25:20। अब आप देखिए, b की वैल्यू आपको मिल गई है, c की वैल्यू आपको मिल गई है, a प्लस डी की वैल्यू भी मिल गई है, a की वैल्यू आपको दी गई है। अब एक चीज और भी देख लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन दोनों का मान कितना है? 7, 7, 4, 11। मतलब ये किसके बराबर है? 117 के बराबर। और ये कितनी दी हुई है? 46800। मतलब ये एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 के बराबर।
ए का जो मान आपको दिया गया है, ए का मान आपको दिया गया है 46,800, ये पूरे का मान है। ए की वैल्यू जो दी गई है ये 1 बराबर 400, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 18,400 रुपए। कितने में से 46,800 रुपए में से ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 4 से काटेंगे तो ये 117 आ जाएगा और 4 चौके 16, 4 छाक 24, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 46। इसको मैं क्यों नहीं छेड़ रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी मेरी कितनी थी 117। अब अगर ए की वैल्यू इतनी है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस डी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है 72, मतलब 72 माइनस 46, 12 में से 6 चला गया 6, 7 में से 5 चला गया 2, इसकी वैल्यू कितनी है 26। अब आपको बोल रहा है एक्स ए और बी के भाग का अंतर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए माइनस बी, और ए की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है 46, और बी की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है 25, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2। y की वैल्यू कितनी है c माइनस डी, सी की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है 20, और डी की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है 26, मतलब 26 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब आपसे x माइनस वाई पूछा हुआ, तो x माइनस वाई 21 माइनस 6 बराबर कितना है 15, और एक की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है 400, तो 15 गुणे 400, मतलब आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 6000, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर थोड़ा सा दिमाग खर्चा किया जाए तो सवाल में आपको कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ेगा। यहां पर हमने कैलकुलेशन को बढ़ाया इसलिए है कि सवाल आपके पूरे तरीके से समझ में आ जाए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो पहली बात तो यह है 3/8 भाग, ये कौन है लड़कियां हैं। यहां एक बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो लड़के और लड़कियों का जो मान है वो कितना है 8 है, जिसमें से लड़कियों की संख्या कितनी है 3 है, मतलब बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी 5। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि गर्ल्स इज टू बॉयज, ये कितना है 3 और ये कितना है 5। फिर आगे बोल रहा है लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है। 10 वर्ष से कम की बात कर रहा है ये, 10 वर्ष से कम। बॉयज कितने हैं 1/3, और लड़कियों की संख्या का 2/3, मतलब गर्ल्स भी कितनी है 2/3। ठीक है, 10 वर्ष से कम है। 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है। अब ध्यान दीजिए, संख्या किसकी दी गई है 10 वर्ष या उससे अधिक की। अब अगर एक चीज देखिए, 10 वर्ष से कम वालों की 1/3 है, तो 10 वर्ष से ज्यादा वालों की कितनी हो जाएगी 2/3। एक में से इसको घटा देते हैं, 3 में से 1 गया 2, 2/3, 3 में से 2 गया 1, 1/3। मतलब अगर मैं बोलूं कि 10 वर्ष से अधिक की अगर बात की जाएगी, तो 10 वर्ष से अधिक में जो बॉयज में आएंगे वो कितने आएंगे 2/3, और जो गर्ल्स में आएंगी वो कितनी आएंगी 1/3। अब यहां पर सवाल को कैलकुलेशन को या तो आप ऐसे कर सकते हैं 3 गुणे कर दीजिए 1/3 और 5 गुणे कर दीजिए 2/3, लेकिन यहां मामला चला जाएगा आपका भिन्न में। और सवाल को अगर आपको इजी बनाना है तो बेहतर यह है कि इस रेशियो में मैं किसी ऐसी संख्या का गुणा कर दूं कि ये तुरंत कट जाए। यहां पर वैल्यू कितनी है दोनों में 3 है। मैं काम करता हूं इन दोनों में ही 3 का गुणा कर देता हूं, तो 3 त्रिकाई 9, और ये कितना हो जाएगा 15। अब यहां पर 10 वर्ष से अधिक वालों की बात हो रही है, मतलब 2/3, और यहां पर भी बात हो रही, सॉरी 1/3 है, 1/3 है, ये 2/3 है, तो 3 त्रिकाई 9, मतलब इसकी वैल्यू 3 है, 3 6 15, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है। अब ध्यान दीजिएगा, अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है, मतलब ये कितना हो गया 13, 13 बराबर 260, मतलब 1 बराबर कितना है 20। आपसे पूछा क्या जा रहा है, विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अब लड़कों की संख्या को आप 15 ले चुके हो, तो 15 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 15, मतलब आपका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा 300, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। अब यहां पे देखिए, अगर मैं इस चीज को ऐसे नहीं करता तो सवाल में मुझे करना क्या पड़ता, सवाल में मुझे करना पड़ता 3 गुणे 1/3, ये और ये कैंसिल होता, यहां से 1 बचता,
5 गुणे 2/3 तो ये 10/3 हो जाता, ये 1/3 हो जाता, मतलब ये 13/3 आता और इसकी वैल्यू हो जाती 260 की। मतलब सवाल में जो फ्रैक्शन का कैलकुलेशन है, आप हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर रेशियो दिया गया है तो रेशियो में किसी भी संख्या का गुणा दोनों ही अनुपातों में किया जा सकता है। कारण यह है कि उससे आपका अनुपात नहीं बदलता, आप अपनी सुविधा अनुसार उसमें किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। बस ये बात याद रखनी है कि गुणा करने के बाद जो वैल्यू यहां पर कितनी थी, 5 थी, आपने 3 का गुणा कर दिया तो वैल्यू कितनी हो गई है, 15। मतलब आपसे वैल्यू किसकी आपको निकालनी है, 15 की। बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाती है। ठीक है, और यदि 1 और 3 को क्रमशः अंश में घटाया जाए और हर में जोड़ा जाए तो भिन्न 2/5 हो जाती है। दो इक्वेशन दिए गए हैं, अगर मैं भिन्न को x और y मान लूं तो ये अंश है और ये हर है। अंश और हर में 3 और 5 जोड़ दिया जाए तो ये वैल्यू कितनी हो जा रही है, ये वैल्यू हो जा रही है 2/3। मतलब आप इसको हल करेंगे तो 3x + 9 बराबर 2y धन 10। मतलब इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो 3x - 2y बराबर 10 - 9 बराबर कितना हो जाएगा, 1। दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है कि अंश में 1 घटाया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए। हर में 3 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो रही है, 2/5। मतलब यहां मामला कितने का है, 5x - 5 बराबर 2y धन 6। ये इधर आ जाएगा तो 5x - 2y बराबर 6 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए अगर इसको आप लगाओगे तो 5x - 2y बराबर कितना है, 11। अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये अगर घटाना पड़ेगा, चूंकि दोनों के चिन्ह सेम है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहां से घटेगा तो 2x और यहां से घटेगा तो 10। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। x की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो 3 गुणे 5 धन 9 बराबर कितना है, 3 गुणे 5 माइनस 2y बराबर कितना है, 1। मतलब 2y बराबर हो जाएगा 1 - 15, मतलब -2y बराबर -14। तो 2 सत्ते 14, ऋण से ऋण कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी 7। मतलब भिन्न आ जाएगी 5/7। लेकिन मैं आपको अभी भी इस बात की सलाह दूंगा कि इस सवाल को ऐसे मत लगाइए। बेसिक समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि सवाल लगाया कैसे जाता है, लेकिन ये तरीका तो 9वीं और 10वीं के बच्चे यूज करते हैं। आपको तो केवल ऑप्शंस में से आंसर्स को टिक करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन में ही देख लीजिए। ऑप्शन में अगर मैं देखूं, पहले ही ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो 5, चूंकि ये सही है मैं इसको चेक कर लेता हूं। अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर 3 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अगर मैं 6/7 लूं, 6/7 लूं, 3 जोड़ू और इसमें कितना जोड़ू, 5 जोड़ू तो ये हो जाएगा 9/12। काटेंगे तो कितना आएगा, 3/4। जबकि संख्या दी कितनी गई है, 2/3। मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। 7 और 6 की अगर मैं बात करूं, यहां 3 जोड़ दूं, यहां 5 जोड़ दूं तो ये कितनी हो जाएगी, 10/11। मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। 7/5 लूं, यहां 3 जोड़ू, यहां 5 जोड़ू तो ये हो जाएगा 10/10। मतलब वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब ये भी गलत है। एक तरीका तो ये है। लेकिन 5/7 में अगर आप देखोगे तो मामला फिट बैठेगा। यहाँ 3 जोड़ेंगे, यहाँ 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 8/12। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और यही आपको दी गई है। एक तरीका तो सवाल को लगाने का ये है। एक तरीका मैं और आपको बता देता हूं सवाल को निकालना कैसे है। अगर ऑप्शन से भी आप नहीं निकालना चाह रहे हैं तो सवाल को कैसे निकालना है। सवाल को कैसे निकालना है, सवाल में आपको बोल रहा है भिन्न हो कितनी रही है, 2/3। इसके आप गुणज ले लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब इसमें क्या हो रहा है, ये भिन्न कब हो रही है, ये भिन्न हो रही है 1 और 3 और 5 को जोड़ने पर। मतलब यहां से आपको 3 और 5 घटाना पड़ेगा। मतलब 3 और 5 जोड़ना है तो यहां से आप घटा दीजिए तो ये कितनी हो जाएगी, 1/1। मतलब ये उत्तर हो नहीं सकता। इसमें से 3 घटाएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे तो 3/4। ये उत्तर भी नहीं हो सकता। इसमें से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 5 और इसमें से अगर मैं घटाऊंगा कितना, 5 घटाऊंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 7। ना तो एक ऑप्शन में है ना तो 3/4 ऑप्शन में, लेकिन 5/7 आपको ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यही आपका उत्तर है।
यहां से भी निकाल सकते हैं, नीचे वाले से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका बेसिक हो गया, दूसरा तरीका बाई ऑप्शन हो गया, और तीसरा तरीका ये हो गया। मतलब इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 5/7। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है रवि कुमार और श्याम की उम्र 3:5, 3/5 भाग है। x वर्ष के बाद रवि और श्याम की उम्र का अनुपात 5:7 हो जाता है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि अगर कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए, एक अनुपात दिया गया है, उसमें अगर कुछ जोड़ने या घटाने से अनुपात बदल जाता है तो हम सवाल को कैसे लिखते हैं? सवाल को हम लिखते हैं प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और अंतर, और फिर हम क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यही इस सवाल का बेस है। यहां पर सवाल आपको बोल रहा है रवि और श्याम ये दो लोग हैं, इनका रेशियो कितना है? 3:5 का। बाद में ये रेशियो कितना हो जाता है? 5 और 7 का। कितने वर्षों के बाद? x वर्षों के बाद। लेकिन एक चीज इसमें दी गई है कि इनका जो योग है वो कितना दिया गया है? 32। मतलब 8 बराबर 32, मतलब 1 बराबर 4। अब आपका सवाल थोड़ा सा बदल गया। अब अगर मैं रवि और श्याम की बात करूंगा तो ये है रवि, ये है श्याम। तो 4 12, 4 पंचे 20, ये 5, ये 7, ये x, ये x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 सत्ते 84, 20 पंचे 100, मतलब यहां से है 100 माइनस 84, यहां से 7x और 5x, 7x माइनस 5x, मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8। और यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल आपको ये याद रखना है फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो और सबसे लास्ट में डिफरेंस, देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आपको सीधी सीधी वैल्यू लिख देनी है। अब बहुत सारे सवाल, चाहे वो आय व्यय से संबंधित हो, चाहे वो आयु से संबंधित हो, और इसके अलावा चाहे वो संख्याओं से संबंधित हो, वो ऐसे ही लगाए जाते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपको बोल रहा है भाजक और शेषफल का अनुपात 3:2 है। भाजक और भागफल, यहां ध्यान दीजिएगा, भाजक यहां भी है, भाजक वहां भी है, तो मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। भाजक और भागफल का अनुपात 7:12। शेषफल कितना है? 14। भाज्य को 9 से विभाजित करने पर, ये भाग्य नहीं है, ये भाज्य है, भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल होगा। यहां आप देखिए भाजक अनुपाते शेषफल आपको दिया हुआ 3:2 का। फिर आपको दिया हुआ है भाजक अनुपाते भागफल बराबर कितना दिया हुआ है? 7/12। अब देखिए ये भी भाजक है, ये भी भाजक है, लेकिन यहाँ भाजक का मान कितना है? 3 है, यहाँ भाजक का मान कितना है? 7 है। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 7 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, मतलब अब जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 21:14, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 21:36, और यही आपका सही रेशियो। अब देखिए दोनों भाजक आपके क्या हो गए हैं? बराबर। अब आपको 9 से भाग किस में देना है? भाज्य में। तो भाज्य बराबर होता क्या है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब भाजक आपका कितना है? भाजक है हमारा 21, भागफल आपका कितना है? 36, शेषफल कितना है? 14, और बटे इसको भाग काहे से देना है? 14 से। शेषफल 14, ये ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू उसने 14 दे दी थी, 14 दे दी थी, तो 14 बराबर 14, मतलब 1 बराबर कितना हो गया? 1। अगर ये मान लीजिए 1 बराबर 2 आता, 2 आता तो हम सभी में क्या कर देते? 2 का गुणा कर देते। अब यहां पर आप देखिए जब भी हम शेषफल निकालते हैं तो 21 × 36/9 और धन 14/9। अब ये संख्या तो यहां से पूरी पूरी कट रही है, तो यहां से जो शेष हो जाएगा इस जगह से, वो शेष बराबर कितना हो जाएगा? 0, और यहां से शेष कितना हो जाएगा? 5। मतलब आपका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 5, और ये है आपके ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका उत्तर है। ध्यान रखिए यहां पर आपको भाजक दिया गया था, हमने भाजक को बराबर कर दिया। शेषफल की उसने वैल्यू दे रखी थी, शेषफल हमारा ऑलरेडी 14 आ रहा था, 14 की वैल्यू 14 दे रखी थी, मतलब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। तो 21 × 36, अभी हम आगे नंबर सिस्टम के इस पार्ट में इस तरह के बहुत सारे सवाल करेंगे। उन सवालों में भी आप ये बात देखेंगे कि किसी भी संख्या को अगर किसी संख्या से भाग दिया जाए, अगर वो कट रही है, इसका मतलब वहां पर शेषफल 0 है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है?
अगला सवाल हमसे कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी महीने में 4,000 और 5,000 रुपए की बचत करते हैं। देखिए आय आ गया, बचत आ गई, व्यय और मिल जाए। ए का खर्च बी के खर्च का खर्च भी दे दिया। ए और बी की कुल आय ज्ञात करें। वही सवाल है, फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो और डिफरेंस। क्यों? क्योंकि आय और व्यय के बीच का जो अंतर है वही बचत कहलाता है। तो पहला अनुपात आय का हो गया, दूसरा अनुपात बचत का हो गया, और तीसरा आपको वैल्यू दे दी गई है किसकी? बचत की, वो अंतर है। अब यहां पर देख लीजिए आप, आय आपको कितनी दी गई है? ए और बी की बात हो रही है। आय आपको दी गई है 5:7। जो खर्च है वो खर्च कितना दिया गया है? खर्च क्या बोल रहा है? ए का खर्च बी के खर्च का 66.2/3। ये बात याद रखिएगा कि 66.2/3% का मान होता है 2/3। मतलब ये 2 है और ये कितना है? 3 है। जो बचत है आपकी, वो बचत कितनी है? क्रमशः कितनी दी गई है? 4,000 और ये 5,000। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 से आई 15, 7 दूनी 14, मतलब 15 माइनस 14। यहाँ पे करेंगे 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, मतलब 12,000, और माइनस कितना हो जाएगा? 10,000। मतलब यहां से एक बराबर कितना आ जाएगा? 2,000। अब आपसे पूछ क्या रहा है? ए और बी की कुल आय। कुल आय मतलब टोटल की बात हो रही है। तो टोटल की अगर बात होगी तो 5 + 7 बराबर कितना हो जाएगा? 12, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 गुणे 2,000। मतलब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 24,000, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। सवाल में कुछ नहीं है। इसके पहले भी जो आपने वीडियोस देखे थे उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी। बात आय की हो रही है, आयु की हो रही है, संख्या की हो रही है। फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो और डिफरेंस अगर आपको मिल रहा है तो सवाल आप तुरंत में लगा सकते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमको बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। बी का 90% खर्च ए की आय के बराबर है। तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। यहां पर वैल्यू की बात नहीं है, यहां पर बात किसकी हो रही है? यहां पर बात हो रही है रेशियो की। जब कभी भी रेशियो की बात होती है, एक सवाल हमने पिछले वीडियो में लिया भी था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के देख लें। रेशियो के बेसिक की जहां तक बात हुई थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आय में कितने का गुणा हो रहा है, व्यय में कितने का गुणा हो रहा है। क्योंकि मैंने उसमें वीडियो में भी आपको बताया था कि एक आदमी की आय 2,000 है, दूसरे आदमी की 3,000 है, तो रेशियो 2:3 का ही है। एक आदमी की आय 200 रुपए है, दूसरे आदमी की आय 300 रुपए है, तब भी रेशियो 2:3 का है। अगर मैं ये बोल दूं कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 2,000 3,000 की बात हो रही है कि 200 300 की बात हो रही है। यहां मुद्दा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। आइए देखते हैं इस सवाल में कह क्या रहा है। सवाल आपको बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ये है ए, ये है बी, इसकी जो आय है ये है 2, ये है 3। उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। जो खर्च है ये कितना है? 1 और 2 का। सवाल में आपको बोल रहा है ए की आय, बी का 90% खर्च, मतलब बी का 90% खर्च बराबर है ए की आय। अब आप खुद एक बात देखिए, अगर मैं इसको x से डिनोट करूं, इसको y से डिनोट करूं, तो बचेगा क्या? b का जो 90% खर्च है, b का जो खर्च है, किसकी बात हो रही है? यदि b का 90% खर्च a की आय के बराबर है, b का जो खर्च है वो कितना है? 2 है। a की जो आय ये भी कितना है? 2 है। मतलब बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। अगर यहां मैं देखूं तो 2 गुणे 90/100 गुणे x बराबर 2 गुणे a। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये b की बात हो रही है। इसको मैंने x से ले लिया है, इसको मैंने y से ले लिया है। ठीक है, अब आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब x/y बराबर हो जाएगा 10:9। 100:90 रहेगा और कट के 10:9 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपने लिया है 10 और यहां पर आपने लिया है 9। अब ये कितना हो गया? 20 और 30। ये कितना हो गया? 9 और 18। अब आप इसमें एक बात देख लीजिए, आय का जो मामला है वो कितना है? 10 20, ये है 9:10 का रेशियो। चूंकि मामला कितने का था? 90% का। आय आपने कितनी ले रखी है? आय को हमने x लिया है, y को तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27,
10 एकम 10, 10 दूनी 20, वैल्यू घटाएंगे तो 8:7 हो जाएगी। यहां पर आप देख लीजिए बी का 90% खर्च ए की आय के बराबर है। बी का 90% खर्च मतलब अगर यहां आप देखेंगे तो 2 गुणे 90/100, चूंकि ये खर्च था इसके लिए ये क्या है y हो जाएगा। ए की आय थी मतलब ये x हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मतलब x/y बराबर है 9:10। ये खर्च की जगह मैंने आय समझ लिया था। यहां पर 9 का गुणा, यहां पे 10 का गुणा, ठीक है। आय में 9 का गुणा, खर्च में 10 का गुणा, और अब आपका ये मामला बैलेंस है। 8:7 आपका उत्तर है और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 है। अभ्यर्थी की संख्या, सफल की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 होता। अब इसमें देखिए सफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती, असफलता की उसने बात नहीं की, संख्या की भी बात नहीं की है, संख्या बढ़ी नहीं है, संख्या वही है। केवल फर्क ये पड़ा है कि 14 लोग जो फेल हो रहे थे वो अब क्या हो गए हैं, पास हो गए। मतलब पहले के जो रेशियो है और बाद के जो रेशियो है असफल विद्यार्थियों का, तो असफल में 14 कम हुए हैं मतलब -14 का डिफरेंस है, सफल में 14 अधिक हुए हैं मतलब +14 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख दीजिए, ये हो गए सफल विद्यार्थी, ये हो गए असफल विद्यार्थी। रेशियो कितना दिया हुआ था, 5 और 2 का। बाद में जो रेशियो हुआ वो हुआ 9 और 5 का। असफल में 14 कम हुए हैं, सफल में 14 जुड़ गए हैं। और जब कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, माइनस आ जाए तो हमको क्या करना पड़ता है, प्लस। 5 25, 9 18, 25 - 18, 14 पंचे 70, 14 नैया 126, 70 + 126 मतलब ये 7 बराबर कितना है, 196। आपसे पूछा क्या था, कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, तो जो टोटल है, जो कुल है वो कुल बराबर कितना है, 5 + 2 बराबर कितना है, 7, और 7 की वैल्यू आ गई है 196, और यही आपका आंसर है जो कि है ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 8000 रुपए एबीसी के बीच इस प्रकार बांटे जाते हैं कि 500, 200 और 100 के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि, ये बात रुपए की हो रही है, ये रुपया दिया हुआ है, तो नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। अब जो संख्या बराबर होता है रुपया बटे एक सिक्के का मान। अब एक बात और भी है, अनुपात पूछ रहा है। अगर अनुपात पूछ रहा है तो इस 8000 की हमें कोई जरूरत नहीं है। सवाल में आपको कह रहा है कि 500, 200 मतलब जो सिक्के हैं या रुपए हैं वो कितने हैं, 500, 200 और 100, ये इनका रेशियो है। अब अगर मैं देखूं तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:2:1। रेशियो मैंने क्यों बदल दिया, क्योंकि आपसे अनुपात ही पूछा गया है। फिर आपको बोल रहा है प्राप्त राशि मतलब जो रुपया है वो रुपया कितना कितना है, 15, 2 और 3। अब अगर आपसे संख्या का अनुपात पूछा गया है तो रुपया बटे सिक्का हो जाएगा, मतलब 15/5, 2/2, 3/1। हल करेंगे, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये तो 3 है ही है, मतलब 3:1:3, और यही आपकी संख्या का अनुपात हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए और बी 5:3 के अनुपात में है। आय खर्च 9:1 की आय बी के खर्च से 2 गुनी है। 90% से यहाँ पे कितनी है, 2 गुनी है। मतलब 2 लोग हैं ए और बी, इनकी जो आय है वो कितनी है, 5 और 3। इनका जो खर्च है ये कितना है, 9:5। अब आपको बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि ए की आय बी के खर्च से 2 गुनी है। इसको ए मान लो x और इसको y, तो ए की आय बराबर है 2 गुणे बी का खर्च। अब ए की आय कितनी है, 5 है, बी का खर्च, आय का मामला है, आय को हमने x ले रखा है, इसको x ले लीजिए, 2 गुणे बी का खर्च कितना है, बी का खर्च भी 5 है, ये 5 हो गया, इसको अब y ले लीजिए,
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x/y बराबर हो जाएगा 2:1। मतलब यहाँ कितने का मल्टीप्लिकेशन, 2 का। यहाँ कुछ करना तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 9, 5, मतलब रेशियो हो जाएगा 1:1 का। यही आपका जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। सिंपल सा सवाल था, केवल आपको ये करना है, जब कभी भी रेशियो की बात की जाएगी तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। एक को आप x ले लीजिए और एक को आप y ले लीजिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या समानुपाती में हो जाती है। पहली बात तो समानुपात के टॉपिक में आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मामला वास्तविकता में ये होता है, ये दो समानुपाती कहलाएगी कब, जब a गुणे d बराबर हो b गुणे c के। अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब प्रत्येक में से कितना घटाना है, x घटाना है। मतलब पूरा मामला ये है 23 माइनस एक्स अनुपाते 39 माइनस एक्स समानुपाते 32 माइनस एक्स अनुपाते 56 माइनस एक्स। जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना यह है कि एक बार आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। चूंकि 23 का गुणा x के साथ होगा, 56 का गुणा भी x के साथ होगा और दोनों जुड़ जाएंगे। एक बार 23 और 56 का गुणा होगा। ठीक यही हाल एक बार 39 का गुणा x के साथ होगा, 32 का गुणा x के साथ होगा, तब भी ये दोनों जुड़ जाएंगे। 39 में 32 का गुणा भी होगा, एक्स स्क्वायर इधर भी रहेगा, एक्स स्क्वायर इधर भी रहेगा। तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। हम क्या करेंगे सवाल में आपको दिया गया है 23, 39, 32 और 56। पहले आप इन दोनों की और इन दोनों की बात करिए। इन दोनों को जोड़े तो 6, 3, 9, 5 और 2, 7। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9, 2, 11, 3, 3, 6 और 1, 7। इन दोनों का अंतर कितना है, 8 का। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, 39 गुणे 32 माइनस 23 गुणे 56, जो ज्यादा होगा उसमें से उसको घटा देंगे। अब 32 में 39 का गुणा कैसे करते हैं भाई, तो 32 में 39 का गुणा मतलब ये रहेगा मामला 32 गुणे 40 और माइनस 32, ये हो जाएगी स्थिति। तो अब अगर मैं गुणा करूं तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 1280 माइनस 32। और इधर माइनस कितना हो जाएगा, इधर करूंगा तो 23 छक्के 138, 23 पंचे 115 और 13 128, ये हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है, सीधे सीधे अगर घटा नहीं सकते हैं तो इसको 40 करने के लिए 8 की जरूरत है। 1280 में से 40 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 40। 8 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा, 1248 माइनस 1288। मतलब यहां से जो डिफरेंस निकल रहा है वो कितने का निकल रहा है, 40 का। अब आप खुद ही देख लीजिए, 8 बराबर 40, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यहां तक आपका सवाल हो चुका है। अब आपसे पूछ रहा है x + 4 और 3x + 1 का मध्यानुपाती। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि मध्यानुपाती होता क्या है। तो जो मध्यानुपाती होता है रूट ऑफ AB। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 5 धन 4 और b की वैल्यू कितनी है, 3 गुणे 5 और धन 1, मतलब 9 गुणे 16। और यहां से अगर आप निकालेंगे तो 3, यहां से निकालेंगे तो 4, मतलब आपका जो उत्तर है वो कितना है, 12। ये आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। सवाल इतना कठिन नहीं है, लेंदी आपको लग रहा होगा। केवल मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि एसएससी के, स्टेट एसएससी के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो सभी कैलकुलेशन के मामले में जरूर अपना हाथ थोड़ा सा साफ रखें। कोशिश ये करें कि 25 तक का पहाड़ा, 25 तक की टेबल उनको याद रहे। इसके अलावा जो विशेष तरीके हैं गुणा करने के या भाग देने के, उन तरीकों का भी इस्तेमाल आपको सवालों में करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप हर सवाल में, स्पेशली जिन सवालों में कैलकुलेशन आ जाएगा, वहां आप 5 से 10 सेकंड बचा पाएंगे। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। पहली वस्तु की कीमत x% बढ़ा दी गई, दूसरे वस्तु की कीमत 30% कम कर दी गई। तो ए और बी की फिर वही मामला है, पहला रेशियो दिया गया है, दूसरा रेशियो दिया गया है।
दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए ए और बी, पहले रेशियो दिया हुआ है 4 और 5 का। इसमें क्या किया गया है, इसमें की गई है x% की वृद्धि, इसमें की गई है 30% की कमी। ध्यान रखिएगा 30% की कमी का मतलब होता है 70%, मतलब 0.7 का गुणा। अब रेशियो कितना हो रहा है, 10 और 7 का। यहां पर आप देखिए अगर इसमें 30% की कमी हो रही है, मतलब 5 में 0.7 का गुणा होगा, मतलब मामला कितने का है, 3.5 का। लेकिन हमें मामला कितने का दिख रहा है, 7 का, मतलब क्या है, जस्ट डबल है। तो अगर इसको बराबर करना है तो मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। मतलब जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 8 और 10 का। इसके बाद बनेगा ये 10 और 7 का। अब ये दिख रहा है कि 10 में 30% की कमी हो गई तो कितना हुआ, 7। वैल्यू आपको x की निकालनी है। यहां पे वृद्धि कितने की हो रही है, 2 की। कितने पर हो रही है, 8 पर। तो जो x की वैल्यू है, x% बराबर हो जाएगा 2/8 गुणे 100, मतलब 2 चौके 8, 25 चौके 100, मतलब जो वृद्धि की गई थी वो 25% की थी। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। सवाल में कुछ भी नहीं था। तीसरा या चौथा सवाल है अभी जो इसी टाइप का आया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल में आपको बोल रहा है ए तथा बी की आय का अनुपात 4:3 है। ए का खर्च उसकी आय का 5/12, बी का खर्च उसकी आय का 7/15, खर्च का अंतर 4500, तो बी की आय ज्ञात करें। यहां पर आपको बोल रहा है ए और बी दो लोग हैं, इनकी जो आय का अनुपात है वो कितना है, 4 और 3। जो खर्च है इसमें कितने का गुणा करना है, ए का खर्च उसकी आय का 5/12, इसमें कितने का गुणा करना है, 7/15। अब देखिए, अब अगर मैं कोई ऐसी संख्या ले लूं, मैंने बार बार ये बात बताई है कि रेशियो का मामला जब भी आए, ये 12 और 15 है। 12 और 15 किससे कटेगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अगर मैं इस दोनों में 15 का गुणा कर दूं, मतलब ए और बी को 4:3 न लेकर के इसको मैं कर दूं 60 और 45, ये कर देता हूं मैं। रेशियो अभी भी वही है, 15 चौके 60, 15 तिया 45। क्यों किया, क्योंकि ये 15 से 45 कट जाएगा और 60 किससे कट जाएगा, 12 से। ये आपकी आय है। तो अब जो खर्च है 5/12, तो 12 पंचे 60, पचम 25। यहां पर कितने का गुणा करना है, 7/15 का, 15 तिया 45, 7 तिरिक 21। ये हो गया दोनों के खर्च का। अब उनके खर्च का अंतर मुझे दिख कितना रहा है, 4, और दिया कितना है ये 4500। आपको निकालना क्या है, बी की आय। बी की आय अब है कितनी जो आपने ली है कैलकुलेशन में, 45। 4 बराबर ये है। अब यहां पर भी मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया था कि यहां पर इसको ऐसे देखने की आदत डालिए, ये कितना है 25, इसको मैं 45 गुणे 100 मान के चल रहा हूं। मतलब मैंने क्या किया, 1 बराबर हो जाएगा 4500/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 45 गुणे 100/4, 4 से इसको काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 25। अब आपसे बी की आय पूछी गई है, तो बी की आय आपके हिसाब से है कितनी, 45 गुणे 45 और गुणे कितना है 25। 45 स्क्वायर कितना होता है, 4 पंचे 20, 25 और गुणे 25। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625, 25 में 2 का गुणा करेंगे 50, और यही आपका उत्तर है। और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में। मतलब अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें केवल एक बात देखने की आवश्यकता थी कि ये 5/12 था, ये 7/15 था, तो मुझे इसी रेशियो में ऐसे मान लेने थे जो कि इनसे कट जाए, और वो वैल्यू थी 60:45। दोनों में मैंने 15 का गुणा किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है P/Q बराबर है 10/11। P/Q बराबर कितना दिया हुआ है, 10/11। फिर आपको बोल रहा है Q/R बराबर कितना है, 11/5। देखिए Q की वैल्यू यहां पर भी 11 है, Q की वैल्यू यहां पर भी 11 है। बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है P+Q रेशियो Q+R रेशियो R+P। अब जो जो वैल्यू है आप जोड़ दीजिए। P+Q मतलब 10 + 11, अनुपाते Q+R मतलब 11 + 12, अनुपाते R+P मतलब 12 + 10। इसका मान कितना हो जाएगा, 21, इसका मान कितना हो जाएगा, 23, और इसका मान कितना हो जाएगा, 22। और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एसएससी के में आए हुए ऐसे सवालों को लिया है जो सवाल पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। लीक से थोड़ा सा हटकर भी थे, क्योंकि बेसिक आप पहले पढ़ चुके हो। जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा कम समझ में आए वो पीछे जाकर के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक जरूर देख लें, क्योंकि वो बेसिक जब आप एक बार देख लोगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा कीजिए। कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन की एक सीरीज चला रखी है, उसको आप एक बार देखिए। उसमें लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी देते हैं, उन क्वेश्चंस को आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसको कैलकुलेटर से मिलाइए। देखिए आपकी जो कैलकुलेशन स्किल है वो कैसे धीरे धीरे करके निखर जाती है। आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पसंद नहीं भी आया है तो भी कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरीके से सवाल चाहिए या किस तरीके से उन्हें हल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।